हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 8 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से। देखो, आपके फ्रंट पेज पे अगर देखिए तो केवल एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। वैसे तो शॉर्ट टर्म ये एस्टिमेशंस ही हैं, एक्सपेक्टेशंस ही हैं, बट बाकी जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब जाके पता पड़ेगा। तो फिलहाल जो डेटा डिक्लेयर किया गया है एनएसएसओ के द्वारा, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने सुबह भी डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज में। ये बताया गया है कि एनएसएसओ ने ये बात बताई कि इस फिस्कल ईयर मतलब 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये एडवांस एस्टिमेट्स हैं, फाइनल एस्टिमेट्स नहीं है। फाइनल एस्टिमेट्स आने वाले टाइम पे धीरे धीरे फिर बाद में डिक्लेयर होता रहेगा। अभी केवल एक होता है ना कि हाँ, कैलकुलेशन बेसिस की क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ बताई गई है। तो एक तो ये आर्टिकल थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, कुछ टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार थोड़ा सा ट्रेंड समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है, तो हम जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा अगर आगे चले हम थर्ड पेज पे, फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है ये कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, अभी आपने इनॉग्रेशन हो गया है इसका, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की एक ब्रांच का। तो देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक है और क्या इसके मायने हैं, जानेंगे इस आर्टिकल को भी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एक्सप्लेन्ड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बाकी वर्ल्ड पेज पे भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो हम सीधे आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 3 आर्टिकल्स, ठीक है। एक तो ये कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो जो कुछ भी क्रेडिट ले रही है बैंक से, वो अभी इन्वेस्टमेंट में ना जा करके वो पैसा कहाँ जा रहा है, उनकी जो पुरानी लाइबिलिटीज़ है, जो लोन उनका पहले से चल रहा है, उस लोन को फुलफिल करने पे काम कर रही हैं। तो इस आर्टिकल में हम इस वाले पोर्शन में तो देखेंगे कि अभी तक सरकार ने या फिर आरबीआई ने कितने रिफॉर्म्स अपने खुद की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लाए हैं कि जिसकी वजह से पॉलिसी ट्रांसमिशन एकदम परफेक्ट हो पाए। पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब कि इंटरेस्ट रेट, अगर रेपो रेट या जो भी पॉलिसी रेट आरबीआई की है, वो जैसे ही चेंज हो आरबीआई के हेडक्वार्टर में, तो उसका असर सीधा आपको मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, तो इसका असर क्या है, मार्केट में नहीं दिखाई देता। अभी क्या है, रेपो रेट अराउंड 4% चल रही है, तो उस केस में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट ना इंक्रीज होकर के क्या हो रहा है, पुरानी लाइबिलिटीज़ को ही फुलफिल कर रही हैं इंडियन कंपनीज। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता वाली बात है, क्योंकि देखो कोविड-19 लॉकडाउन इनकी वजह से इन जो भी कंपनीज हैं उनकी इकोनॉमी में बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल है। एक ये है कि यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड रिलेशन की अगर बात करें, ट्रेड सर्विसेज की बात करें, तो यूएसटीआर ने बिल्कुल बिल्कुल बोला है कि इंडिया, इटली, टर्की, यहाँ पर यूएसए की जो बेसिक डिजिटल जाइंट कंपनीज है उनको रोकने के लिए बहुत सारे डिजिटल टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये वाला मैटर देखेंगे इसमें। दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विलाइजेशन टैक्स की क्या बात करती है, इक्विलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये आता है कि ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि आप देखो बाहर से जैसे गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक या फिर एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, यहाँ पर अपने खुद के ई प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के बेसिस पे अपनी इनकम बढ़ा रही हैं। तो बोला हमारे यहाँ पर जो लोकल कंपनीज़ हैं उनके इक्वल इनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें इन पर कोई ना कोई लेवी लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, तो इस मैटर को भी जानेंगे इसमें पूरा कि क्या है पूरा मैटर। इसके अलावा थर्ड आर्टिकल इकोनॉमी पेज से हम डिस्कस करेंगे, वो है स्पेक्ट्रम का ऑक्शन। जो अभी 4G के बारे में चल रही थी बातें, तो क्या प्रोसेस होता है, क्या स्पेक्ट्रम होता है, जानेंगे इन दोनों पार्ट से। ठीक है, देखते हैं अब एक एक आर्टिकल को डिटेल में। सबसे पहला आर्टिकल है जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 7.7% से करंट फिस्कल में। तो इसकी वजह क्या है, देखो इसमें मेन चीज़ है, एक तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, एक जो थ्रू आउट कंट्री हमारे नेशनल लॉकडाउन जो लगा था, नेशन वाइड लॉकडाउन, उसकी वजह से इकोनॉमी बिल्कुल ट्रैक से उतर गई है। और ये जो डेटा रिलीज़ किया गया है ये एनएसएसओ के द्वारा, और एनएसएसओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर में आता है। ठीक है, तो आप देखोगे जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस साल में, 7.7%, जबकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारी जीडीपी ने कितना ग्रोथ किया था, 4.2% से प्लस में।
अब की बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब -7.7% का इसमें आप देख सकते हो चेंज जो वेरिएशन है। ठीक है, पहले एडवांसमेंट के बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो गई है। अब आप देखोगे ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं आगे जो बजट आएगा 2021-22 का, उस बजट में जो कुछ भी कैलकुलेशन की जाएगी या जो कुछ भी टारगेट्स रखे जाएंगे उसके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अभी एनएसएसओ ने डिक्लेयर किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये डेटा पूरा अच्छे से काम में लिया जाएगा और आप देखोगे कि एक कोहेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इधर एनएसएसओ अपना डेटा रिलीज करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको एनालाइज करके फिर आगे प्लान आउट करेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बाकी चीज़ें देखो इसमें बहुत माइक्रो लेवल की है कि कितना वेरिएशन कहाँ पे आया, वो देखो बिल्कुल भी काम का नहीं है, एस्टिमेशंस हैं। एक्यूरेसी तो आएगी जैसे इकोनॉमिक सर्वे जब प्रिंट हो जाएगा तब हम एक्यूरेसी पे जाएंगे। बाकी ये डेटा वेरी करता रहता है हर दो तीन महीने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। इनको नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये गेम चेंजर होंगे इंडिया के लिए। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का मतलब हो गया ऐसी रेलवे ट्रैक का एक कॉरिडोर जिस पे केवल और केवल फ्रीट का काम होगा, मतलब गुड्स वैगन ही चलेंगे, मालगाड़ियां ही चलेंगी। तो अभी जो इनॉग्रेशन हुआ है वो रेवाड़ी जो कि हरियाणा में है वहाँ से लेके मदार सेक्शन, जो कि मदार कहाँ पर है, अजमेर में, राजस्थान में। ठीक है, तो वहाँ इन दोनों के बीच में ये ट्रैक है 306 किलोमीटर की, जिसमें आप देखोगे ओवरऑल न्यू अटेली नाम से स्टेशन से शुरुआत होगी और इसकी अभी शुरुआत कहाँ तक जा रही है, एंड कहाँ पे हो रहा है, न्यू किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में ही है, अटेली वही रेवाड़ी वाले रीजन में हरियाणा में है, इनके बीच में ये शुरू कर दिया गया है। अब आप इसमें देखोगे 2 तो इंजन है। ठीक है, वीडियो आपने देख लिया होगा अब तक तो यूट्यूब पे, और 2 और डबल डेकर ये रहेगा। ठीक है, डबल कंटेनर रहेंगे एक प्लेटफॉर्म पे, ये चीज़ है। बाकी इसमें आप देखोगे कि इस डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, इसके लिए ये बताया जा रहा है कि इसका जितनी पूरी लेंथ है उसका लगभग 42% राजस्थान से होता हुआ जाएगा, इसका लगभग 42% है ना, ये ज़रूर ध्यान रखना आप। और बाकी चीज़ें इतना ज़्यादा काम की है नहीं, मेन जो चीज़ थी वो हमने देखी। अच्छा, कौन कौन सी सिटीज़ से होता हुआ जाएगा, ये देखो मेन सिटीज़ इसमें कि राजस्थान की महेंद्रगढ़ कहाँ पर है, हरियाणा में है, जयपुर, अजमेर, सीकर, ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर इसका असर पड़ेगा, या फिर इस वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं यूटिलिटी ज़्यादा रह पाएगी। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन जब हुआ तो दोनों स्टेट्स के सीएम मतलब अशोक गहलोत जी और मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, हरियाणा और राजस्थान के जो सीएम हैं, तो उनके द्वारा ये इनॉग्रेशन का पार्टिसिपेशन किया गया था। मेन जो चीज़ थी वो ये थी। अब यहाँ पर हमने इसके बारे में, ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स है ना, इनके बारे में एक्सप्लेन पेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन सी एंटिटी है जो फंडिंग दे रही है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से। इंडियन कंपनी जो है वो हायर क्रेडिट फ्लो का फ़ायदा उठा रही है, बट वो अपनी लाइबिलिटीज़ को ही मीट आउट कर रही हैं, ना कि नया कुछ इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि अगर रेपो रेट की अगर बात करें तो रेपो रेट को 2014 से लेके अब तक लगभग 400 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया गया है। 2014 में रेपो रेट कितनी चलती थी, 8%, और अभी चल रही है 4%। आप देखो कि कितना कम रेपो रेट है। रेपो रेट का सीधा असर आता है फिर बैंकों से जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी इंटरेस्ट, जो लोन मिलता है उसके इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम चल रही हैं। तो उस केस में बैंकों से पैसा उधार लिया जा रहा है कंपनीज के द्वारा, बट वो पैसा जाना चाहिए था इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आरबीआई का जो ये काम था ना रेपो रेट को कम करना, उसकी वजह ये थी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। बट वो पैसा जा कहाँ रहा है, बैंकों से लेकर के, और जो कंपनियां हैं वो अपनी खुद की लाइबिलिटीज़ को वो फुलफ़िल कर रही हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो टारगेट था ना इन्वेस्टमेंट वो फुलफ़िल नहीं हो रहा। कहने का मतलब जो अचीव करना था, क्योंकि अभी इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रही है। हमने देखा फर्स्ट आर्टिकल की इकोनॉमी -7.7 ये ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, मतलब 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो उस केस में ज़रूरत थी कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, लोगों को रोज़गार मिले और इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ जाए। बट यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को
मिल रहा है। देखो यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि 1994 से लेके अब तक आरबीआई ने लैंडिंग रेट्स को बहुत डीरेगुलेट किया है, बहुत फ्री किया है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखो एसएलआर और सीआरआर ये जो थे ये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है, तो इनको भी बहुत लिबरल कर दिया। तो सबसे पहले तो शुरुआत की थी 1994 में पीएलआर के द्वारा, जिसका नाम था प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। प्राइम लैंडिंग रेट जो थी वो रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हो कि प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही थी। तो फिर बाद में इंट्रोडक्शन हुआ बीपीएलआर का, जिसको बोला गया बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ये भी जो थी वो भी ट्रांसमिशन के लिए कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रह पाई। वही ट्रांसमिशन की बात की, आरबीआई ने जो पॉलिसी फॉर्मुलेट किया उसका असर इकोनॉमी में कितना आया, तो वो असर बहुत ही कम था। तो इस वजह से फिर बाद में बीपीएलआर की प्लेस पर भी फिर आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया, किस पे, एमसीएलआर, मार्जिनल कोस्ट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम पे, जो कि 2016 में आया। अब इस सिस्टम में भी देखोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, क्योंकि अभी भी जो ट्रांसमिशन अचीव होना चाहिए वो फुली ट्रांसमिशन अचीव नहीं हो पा रहा है। कई बार बैंकों की वजह से, कई बार मशीनरी की वजह से, कई बार इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से ये ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, ये लगातार बनी रहती है। तो ये आप जरूर देखना, एक तो पीएलआर के बारे में, एक बीपीएलआर के बारे में, एक एमसीएलआर के बारे में, ठीक है। और अभी जो रेपो रेट है इनके बारे में तो हमें देखना है ही, रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो जो पूरा सीक्वेंस था वो हमें समझ में आना चाहिए। इसी में एक सब आर्टिकल और आया है कि आरबीआई ने एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर सेटअप किया है, जो कि आप देखोगे कि स्किल जो है, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं एंट्री लेवल पे या कंटिन्यूस बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं आरबीआई के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर वे में मिले। तो उसके लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर एक आप कह सकते हो एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स भी एक तरीके से मेंबर की तरह हैं, जैसे कि एक्स एसबीआई मैनेजर डायरेक्टर अरिजीत बासु भी हैं, एचडीएफसी से एसोसिएटेड आदमी भी हैं, आईआईएम बेंगलुरु के एक्स प्रोफेसर भी, आईआईएम अहमदाबाद के भी प्रोफेसर हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसका काम क्या रहेगा, एक यूनिफाइड और फोकस्ड सुपरविजन किया जाए कि जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं। ट्रेनिंग देना है, साथ में जो डेवलपमेंटल इनपुट्स हैं बैंकिंग सिस्टम में उनको ध्यान में रखते हुए आगे काम करवाना है। तो ये कौन स्टैब्लिश कर रहा है, आरबीआई। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएसटीआर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ से इंडिया को, इटली को, टर्की को टैग किया गया है। बोले कि आप डिजिटल टैक्सेस बहुत लगाते हो, तो हमारा जो ट्रेड रिप्रेजेंट जो सेक्शन 301 है उसके अंडर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपका जो डिजिटल टैक्स है वो कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। देखो यूएसए बेस्ड जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज है, जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया, जिनको गाफा बोला जाता है, उन पर गाफा टैक्स भी, या फिर आप कह सकते हो डिजिटल टैक्सेस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा आप देखोगे फ्रांस में भी अप्लाई किए जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी अप्लाई किए जा रहे हैं। तो बात यहाँ पर क्या आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते कर रहे हैं, या फिर ये सब जो बाइडन के आने वाले सीजन के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो सेक्शन 301, जिसमें यूएसए का जो ये ट्रेड यूएसटीआर है, वो अपने सेक्शन 301 में ये देखता है, एक एक्ट है यूएसटीआर का 1960 एक्ट 61 समथिंग, उस एक्ट का ये सेक्शन 301 है, जिसमें ये देखते हैं कि विदेशी जो मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो यूएस की कंट्रीज को कैसे ट्रीटमेंट दे रही हैं, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा, बट फिलहाल सेक्शन 301 के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरा आप देखोगे यूएसए की बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है जिनके ऊपर टैक्सेस डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग तरीके से लगाते हैं, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, इटली हो, टर्की हो, तो वो है गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, गाफा जिनको बोला जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जो यूएसटीआर है वो लगातार बोल रहा है, बोले ये अनरीजनेबल वे में टैक्सेस लगाते हैं और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब बात आ जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट अभी करंट चली रही है, तो उनका ये कहना है, देखो फाइनेंस बिल 2020-21 को अमेंड किया गया था और 2% डिजिटल सर्विस टैक्स अप्लाई कर दिया गया था इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। वो भी कौन से, जो नॉन रेजिडेंट है, जिनका रेजिडेंस कहीं और है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि फेसबुक या फिर गूगल, तो ये कहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ये यूएसए के रेजिडेंट, चाहे हेडक्वार्टर इनके कहीं और होंगे, जैसे कि
आयरलैंड में कईयों के हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है टैक्स कम लगता है तो हेडक्वार्टर वहाँ पे स्टैब्लिश कर देते हैं। तो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज है ना, उन पर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स अप्लाई करने के लिए फाइनेंस बिल 2020-21 को अमेंड किया गया। इसका मतलब बजट में ही ये चीज़ें प्रोविजन कर दिया गया था। अब इसका मेन पर्पस क्या था? इक्वलाइजेशन करना। इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से कंपनियां यहाँ आके हमारे मुनाफा कमा रही हैं, उन कंपनियों के पास में टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी अर्निंग इंडिया की जो लोकल कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ये इक्वलाइजिंग टैक्सेस लेवी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो टैक्स है ये एनफोर्समेंट में कब आया? 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल को आ जाएगा अभी। तो इस चीज़ को लेकर के यूएसटीआर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने कान खड़े करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आगे क्या ये तो एकदम नॉर्मल सी बात लग रही है, बट जो यूएसटीआर है वो बार बार क्या कह रहा है, बोले टोटल 119 कंपनियों पे इंडिया में ये डीएसटी अप्लाई होने वाला है, जिनमें सबसे ज़्यादा तो यूएस की कंपनियां हैं, लगभग 86। ठीक है, चाइना की कंपनियां भी है, यूके की कंपनियां भी हैं, फ्रांस की भी कंपनियां हैं और जापान की भी कंपनियां हैं। ऐसी बात नहीं है केवल यूएसए की कंपनीज ही है। बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बोला कि ये सर्विस का जो सेगमेंट है ना, जिसमें ये बोला है डिजिटल सर्विस टैक्स, तो ये सर्विस में ई कॉमर्स के साथ साथ में जो और भी कंपनीज है, जैसे एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं या और कोई भी हैं, तो उनको भी इसमें ले लिया। कहने का मतलब जितना बता रहा है इंडिया उतना ही नहीं है, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो इंडिया यूएस रिलेशन की कभी बात आए ना, तो आप इनके बीच में जो गैप्स हैं वो ट्रेड को लेकर के, और ये जो टैक्स है ना डीएसटी वाला जिसको हम बोल रहे हैं डिजिटल सर्विस टैक्स, इसको हम जरूर कोट करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेक्ट्रम्स होते क्या है, क्या है ऑक्शन है, और कैसे बिडर्स काम करेंगे, कौन से हो सकते हैं इस टाइम पे जो 4G की बिडिंग की बात कर रहे हैं। देखो 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज के बैंड्स को सेल आउट करने की बात की जा रही। सेल आउट तो क्या, लाइसेंस लिए जाएंगे 20 साल तक। तो देखने वाली बात है, 5 फरवरी तक एप्लीकेशन सबमिट करने की बात है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। अब सबसे पहली बात तो आ जाती है जानना कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखो स्पेक्ट्रम नॉर्मल सी बात है, जैसे आप कभी बातचीत करते हो ना, तो बातचीत करने के लिए नॉर्मल पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते, तो किसके थ्रू बात होती थी? वायर के थ्रू। बट आजकल सेल फ़ोन यूज़ होते हैं, तो सेल फ़ोन को बात करने के लिए क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं एयर के थ्रू। अब वो एयर के थ्रू जाते हैं, तो एयर में भी तो कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स रास्ता होता है ना जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। मान लो ये एक एंटीना है, इस एंटीना से दूसरे एंटीना के बीच में कम्युनिकेट करना, तो ये फिक्स रास्ता है इसके थ्रू। तो वो रास्ता जो जा रहा है जिसमें से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार हो रही हैं, उस रास्ते को ही आप कह सकते हो एक तरीके से ये स्पेक्ट्रम है। अब उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, और उन फ्रीक्वेंसीज को अगर ग्रुप में आप डिवाइड कर दो तो वो बन जाते हैं आपके बैंड्स। जैसे कि हमने अभी देखा ना 700, 800, 1400, 2100, सॉरी 700, 800, 900, 1800, 2100, ये क्या बन जाती है, एक तरीके से इसकी बैंडिंग लिमिट बन जाती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था पहले एक बार कि 1 सेकंड में किसी भी वेव में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितने साइकिल्स निकल रहे हैं। मान लो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक की ये वेव पूरी पास हो गई। ठीक है, तो 1 साइकिल 2 साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, कि 1 सेकंड में 2 साइकिल पास हो गई, इसका मतलब 2 हर्ट्ज हो गया। तो ये और हर्ट्ज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, जो कि 1/टाइम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल है, बट आपको मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें जो आर्टिकल में बताई हुई है वो आपको समझ में आ ही गई होंगी। जो मोटा मैंने अभी समराइज़ किया कि किस तरीके से स्पेस होता है, स्पेस को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के बैंड्स होते हैं, तो उनकी फिर बाद में ये क्या होता है, ये पब्लिक डोमेन के काम है। अब एयर है, अब इस पर किसी कोई खरीद तो सकता नहीं है, अब ओपन स्पेस है, तो उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट का ही अधिकार चलता है। तो गवर्नमेंट उन स्पेसेस को लीज पे देती है लगभग 20 साल के। तो 20 साल के लिए फिर लीज लिया जाता है। जैसे अभी जो बड़ी कंपनियां हैं, एयरटेल भारती, जियो, वोडाफोन आइडिया, वो 20 साल तक लेंगी, फिर उस पर अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े सिस्टम बनते हैं, एंटीना बनाना, टावर बनाना, इंस्टॉलेशन करना, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, फिर उसी के हिसाब से नए मोबाइल हैंडसेट्स भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ें आप देखोगे
तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो स्पेक्ट्रम है ना एयरवेज, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए फिर फ़ी लेती है, जिसको बिडिंग के प्रोसेस के टाइम पे जो भी बिडर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनके जो लाइसेंस लेने वाले हैं, उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, पिछली बार 2016 में ऑक्शन हुआ था, जिसमें 2354.55 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड था, उसके आप देखोगे वहाँ पर वो आप टोटल ऑक्शन हुई थी। तो जो अल्टीमेटली जो लाइसेंस दिया गया ना, वो 40% बैंड का ही दिया गया, ज़्यादा को नहीं बेच पाए थे। तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जितना टारगेटेड था वो कम था। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि अभी क्या है कि ये टारगेट जो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, वो तो अभी भी अचीव होने वाला लगता नहीं है। क्योंकि देखो जियो तो चलो ठीक है, वो ले सकती है, गूगल की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आया है जियो में। बट वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की अगर बात करें, तो इनके पास में अभी देखो ऑलरेडी जो AGR वाला इशू चल रहा है, उसकी वजह से भी बड़ी परेशानियों में चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इनके पास में पैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में इनको बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं परेशानी में है। तो मेन जो बिडर निकल के आ सकता है वो रिलायंस जियो, और उसके अलावा कुछ फॉरेन कंपनीज भी हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऐसी बात नहीं केवल इंडियन कंपनीज को ही बुलाया गया है इस बिडिंग में, फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस की। यहीं पे वीडियो ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।